अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। काफ़ी हैपनिंग रही है अगर सियासी मंजरनामे पर देखा जाए इस वीक में, और उसकी कुछ झलकियाँ तो अभी आपने देख भी ली कि मुख्तलिफ जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका क्या आगे का लाहेअमल है वो भी आपने सुना जाना, और उसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब उनके धमकियों को और उनके जो थ्रेट्स हैं उनको कितना लाइट ले रहे हैं वो भी आपने देखा, और क्या वो वाकई इतना लाइट लेने की बात है या नहीं, इस पर भी बात बड़ी ज़रूरी है। लेकिन 3-4 अहम खबरें रहीं अगर हम ओवरऑल बात करें आज की भी और उससे पहले भी कुछ दिन तक। पार्टी फंडिंग केस के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है, उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, जहां पीटीआई खुद को कह रही है कि वो सुरखरू हो गई है, तो अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि नहीं जनाब, ये तो आपके खिलाफ खुली चार्जशीट है, आपको तो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो किसके हक में है ये, किसके खिलाफ है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो डील के हवाले से खबरें चल रही थी उसके हवाले से बड़ी क्लियर तरदीद की और कहा है कि जी बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना ही इस मौजू पर बात की जाए ज़्यादा। बहरहाल उनकी तरदीद के बाद क्या डील की अफवाहें दम तोड़ गई हैं या नहीं, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी होगा। और इसके साथ साथ ये भी बात हो रही है जनाब कि अपोजिशन मुनक़सिम तो थी ही, अब लॉन्ग मार्चेस भी 2 अलग अलग डेट्स पर करने की डेट्स सामने आ चुकी हैं। तो ये जो टूटे हुए 2 अलग अलग लॉन्ग मार्च हैं, ये कितने हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकेंगे, क्या ये अपने मुकर्ररा वक्त पर हो पाएंगे या नहीं, और फिर हुकूमत को कितनी परेशानी देंगे, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। तो आज काफ़ी कुछ है जी बात करने के लिए, और इस सारे हंगाम प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि 3 माह बहुत अहम हैं, तो वो क्या इसी तनाजुर में कह रहे हैं या उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले यही सियासी मंजरनामा डिस्कशन में रहेगा। आप सबको खुशामदीद कहते हुए पहला सवाल इमरान साहब से। इमरान साहब, मैं ज़रा PP के लॉन्ग मार्च से बात का आगाज़ करना चाहूँगी। बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान कर दिया है कि जी 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च करेगी। अलग से लॉन्ग मार्च क्यों कर रही है पीपल्स पार्टी, मकसद क्या है, क्या हासिल करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जो फैसले किए गए हैं, इन पर कोई भी तबसरा करने से पहले ना आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। गौर किस पे करना पड़ेगा? पीपल्स पार्टी पे और उसकी पोजीशन पे। एक वक्त था जब पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में मुतबादल क़यादत थी, यानी या वो हुकूमत में होती थी या वो अपोजिशन में होती थी, मुतबादल जमात ही सिर्फ वो थी और कुछ नहीं था। मुतबादल फोर्स उसे ही समझा जाता था, और ऐसा माना जाता था कि अगर कोई हुकूमत ये परफॉर्म ना कर सकी तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ को मंजरनामे पे ले आए। जब तहरीक इंसाफ मंजरनामे पे आई तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन कमज़ोर हो गई, और ख़ास तौर पे पंजाब में देखें PTI ने तमाम सियासी जमातों का वोटर जो है वो तोड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा उसने नुकसान पहुंचाया पीपल्स पार्टी को। पीपल्स ख़ास तौर पे पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के लोग थे ज़्यादा, वो चले गए PTI की तरफ, और वो वोट बैंक भी उधर झुक गया। दूसरा, पीपल्स पार्टी को हमेशा एंटी स्टेटस को और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात समझा जाता था, लेकिन क्या कहा जाए, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो इस पार्टी के साथ किया, और आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में वो दोनों जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी स्टेटस को वाले मामला थे वो भी ख़त्म हो गए, बल्कि एक मफाहमत की पार्टी बन गई। उधर ही आ रहा हूँ। और पीपल्स पार्टी एक मफाहमती जमात बन गई, और उन्होंने उसमें इस तरह से किया कि नून लीग को अगर मौका चाहिए था तो उनके साथ मुफाहमत कर ली, किसी के साथ जहाँ भी उन्हें मौका मिला उन्होंने मुफाहमत कर ली, जिससे मैं समझता हूँ मज़ीद नुकसान हुआ। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझते हैं, जो मेरा ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की डील हो गई थी कुछ हलकों के साथ, ये तासुर दिया जा रहा था। अब जब वो ये समझते थे कि ये हमारी तो डील हो गई और हमें मामला, हमारे लिए अगली हुकूमत हम बनाएंगे, लेकिन दरमियान में मियाँ शहबाज शरीफ कूद पड़े। जब मियाँ शहबाज शरीफ कूदे और ये ख़बरें आईं, अगरचे उसकी आपने बात भी की, तरदीद वाली बात भी, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, तो इन्होंने सोचा कि अच्छा ये क्या हो गया, हमारे साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा कि हमें भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है और साथ नून लीग को भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि भाई अब बच्चों मैं भी कुछ करता हूँ और हम भी दिखाएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और आप हमारे बगैर अगर करेंगे तो हम मसाइल भी खड़े कर सकते हैं।
अब मैं हालांकि ज़ाती तौर पे नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ज़रूर करेगी ये लॉन्ग मार्च, लेकिन होम्योपैथिक किस्म का लॉन्ग मार्च होगा, को बहुत ज़्यादा वो लोग इकट्ठे नहीं कर सकेंगे और वो धरना वरना भी नहीं देंगे। धरना मेरा नहीं ख्याल के वो देंगे, वो आएंगे वहाँ पहुँचेंगे, जलसा करेंगे, धुआंधार तकरीरें करेंगे और अल्लाह तेरी यारी वाला मामला हो ठीक हो गया। चलिए, आपको ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का ये मकसद है। हिलाली साहब क्या, हिलाली साहब अगर ये सब मिलके भी करते तो क्या होता? अब ये अलग अलग कर रहे हैं, पीडीएम अलग कर रही है और पीपल्स पार्टी अलग अनाउंस कर रही है, तो पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा इस लॉन्ग मार्च से? क्यों कर रही है ये एक्सरसाइज वो, और क्या वाकई वो एक बड़ा क्राउड जमा कर सकते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लाउड कुकू लैंड में रह रहे हैं, और ये पीपीपी ये एक पार्टी है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी गलती ये हुई कि हमने नवाज शरीफ की पार्टी को पंजाब में उनका साथ दिया, ये हमारी बड़ी गलती थी। कहा है उसने? किस बात पे तुम्हारी गलती थी? तुम्हारे तो वोट्स पंजाब में है ही नहीं, जो तुम खरीदते हो उसके अलावा तुम्हारे कौन से वोट्स हैं? और नून के बहुत सारे वोट्स हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, लोग सिर्फ और सिर्फ एक लिटमस टेस्ट है, हमारे पाकिस्तानी वोटर का एक लिटमस टेस्ट है कि क्या तुम्हारे 10 साल 5 साल जितने भी साल है उधर बेहतरी आई है? क्या सिंध में तुम काश्तकारों को पानी दे सकते हो कि सिर्फ वडेरे को पानी देते हो? कि 8,22,000 गोस्ट क्लेमेंट्स बीआईएसपी में जो थे, ये तुम्हारा कसूर था या किसी और का कसूर था? क्या 18,600 स्कूल्स में एक ही टीचर है सिंध में, ये किसका कसूर है? 12,136 में किसी टीचर, कोई टीचर स्कूल में नहीं है। 12,136 स्कूल में कोई टीचर्स नहीं है। 11,000 स्कूल में कोई प्यूपल्स नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है। 90% स्कूल में साइंस टीचर नहीं है। मैं जानना चाहता हूं ये किसका कसूर है कि जब तुम निकलोगे लोग कहेंगे चलो इनके साथ, इन्होंने काम किया है, इन्होंने परफॉर्म्स किया है। रेबीज के वैक्सीन्स नहीं हैं अस्पतालों में, जाओ गवर्नर इस्माइल के भांजे से पूछे। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि ये जो लड़का है, माफ करिए, मैं आई डोंट वांट टू बी कॉन्डेसेंडिंग, मगर ये लड़का ही है ना। आप अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, आप ये सब चीज करें, उसके बाद फिर लोग आपके साथ जमते हैं। ठीक हो गया। चलिए, ये लाली साहब आपका पॉइंट हो गया। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स नैयर हुसैन बुखारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तो उनसे हम जानते हैं कि वो क्या फोर्सी कर रहे हैं इस लॉन्ग मार्च को लेकर के जिसकी अनाउंसमेंट की गई है। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का खुशामदीद कहती हूँ आपको शो में। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के लिए एक सोलो फ्लाइट पकड़ी है, क्या इसका मकसद है और क्या इससे आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, इसको आप सोलो फ्लाइट ऐसे टर्म कर सकती हैं कि ये जो तहरीक है ये इस मुल्क के अवाम के मफाद की तहरीक है और अवाम की हमायत से है इस तहरीक को भी। हमारा ऑब्जेक्ट जो है बुनियादी तौर पे वो नए इलेक्शंस है, फ्रेश इलेक्शंस की जानिब है, और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के मसाइल का हल फ्रेश इलेक्शंस में ही है, और अवाम जिसको भी मैंडेट दें आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए उसी को इख्तियार है कि वो ऐसा हुकूमत बनाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत हर सतह पे नाकाम हुई और हर शोबे में नाकाम हुई, और बिलखुसूस जो पिछले 3.5 साल से ये मुख्तलिफ वादे करते रहे अवाम से, रिलीफ तो ये फराम कर नहीं सके, और आज क्राइसिस हर तरफ नजर आते हैं, हर शोबे में नजर आते हैं। लेकिन बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी तो बड़ी आइन की दाई जमात है और आइन उनको ये हक देता है कि 5 साल के लिए वो मुंतखब होकर आए तो 5 साल वो पूरे करें। तो फिर अभी तो उनकी टर्म में वक्त बाकी है, फिर आप लोग अभी से क्यों डिमांड करना चाह रहे हैं इलेक्शंस की? देखिए, आइन में ये जरूर है कि एक असेंबली की टर्म 5 इयर्स है, लेकिन आइन में ये कहीं भी दर्ज नहीं है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते। अगर इंतखाबात कबल अज़ वक्त हों तो वो गैर आइनी नहीं होंगे, वो आइन के मुताबिक होंगे।
आपको आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि एक तो असेंबली डिसॉल्व करने का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर को है, उसकी एडवाइस पे डिसॉल्व हो सकती है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर मौजूदा हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है और आवाम बिलबला उठे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी लीडरशिप का ये हक भी बनता है और उन पे इनकी जिम्मेदारी भी है। तो आप लोग डिमांड क्या कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद डिसॉल्व कर दें या कुछ और डिमांड कर रहे हैं? आप किसी से कोई डिमांड कर रहे हैं कि? बिल्कुल हमारी डिमांड ये भी है कि मुल्क को ऐसी जगह पहुंचा दिया गया है कि अब इन मौजूदा हुक्मरानों से इनके मसाइल हल नहीं हो रहे। अच्छा बुखारी साहब, एक मिनट लेट मी कंप्लीट इट नाउ। अब देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आईनी रास्ता अख्तियार करती है और हम हर आईनी रास्ता एजुटेशन हमारा राइट बनता है। एजुटेशन करना हमें आइन हाकियत देता है, तो एजुटेशन हम करेंगे, हम प्रेशर बिल्ड करेंगे। और आप ये देखें कि जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी डिस्टर्ब नजर आते हैं और इनकी अपनी जमात में बड़ी डिसेंटिंग वॉइसेस आ रही हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि अब वो वक्त है कि नए इंतखाबात हों। अच्छा, क्योंकि आज ना खाद फार्मर को मिल रही है, ना इंडस्ट्री को गैस मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना आवाम को खाने को मिल रहा है। इन हालात में ये मुल्क चल नहीं सकता। अच्छा बुखारी साहब आप पहुंच चुकी है। बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आपको याद होगा पीडीएम में जो इख्तलाफात हुए थे उसकी भी एक बुनियादी वजह ये थी कि एक मौक़िफ़ ये था कि एजिटेशन की जाए और दूसरा मौक़िफ़ था कि नहीं असम्बली के अंदर रह के असम्बलियों में रह के अपोजिशन की जाए। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी चले गए और अच्छे खासे बंदे लेके चले गए, उन्होंने वहाँ धरना भी दिया। पहले 2014 में आपने देखा वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त अपोजिशन लीडर के तौर पे धरना दिया और काफ़ी लंबा धरना दिया, तो वो भी उस नतीजे में वज़ीर आज़म को या हुकूमत को तो ख़त्म नहीं कर सके। तो आप क्या समझते हैं कि कैसी क्या स्ट्रेटजी होगी कि आपके ये लॉन्ग मार्च के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा देने पे या असम्बलियाँ तोड़ने पे मजबूर हो जाए? और उसमें लास्ट ऑप्शन नो कॉन्फिडेंस की भी है। जी जी, वो ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन आप ये देखिए कि जो धरने की बात आपने की वो पीडीएम से पहले मौलाना साहब ने किया और हम ये समझते हैं कि जो हमने चार्टर साइन किया था पीडीएम की बुनियाद रखते वक्त, उस चार्टर पे अमल दरामद होता तो शायद ये हुकूमत आज इक़्तिदार में ना, ये जमात इक़्तिदार में ना होती। को 25 मार्च 2021 को डेट दी गई थी पीडीएम में लॉन्ग मार्च की, उस पर तमाम जमातें मुत्तफिक भी थी। लेकिन 16 मार्च को एक नया मुतालबा, पहले इस्तीफे और बाद में लॉन्ग मार्च, बिल्कुल ठीक। हाँ, वो बिल्कुल हिस्ट्री तो हमारे सामने है बुखारी साहब। लेकिन अब सवाल यही है, आगे फिर अब 2 अलग अलग लॉन्ग मार्च होंगे, वो ज्यादा बेहतर होते हैं या आप लोग मिलके ही कर लें? और अभी भी क्या कोई रास्ता है पीडीएम से, कोई राब्ता हो कि भाई मिलके ही कर लें? देखिए आज सूरत हाल ये है कि जो लॉन्ग मार्च मतलब है कि भूख आज लगी हो किसी को और उससे कहे जी खाना हमें तुम्हें 2 महीने बाद देंगे, तो ये सूरत हाल नहीं है। आवाम परेशान है, हर शोबे में नाकामी नजर आ रही है, हर तबका सेक्टर जो है वो परेशान है, रोजगार से बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली दस्तयाब नहीं, गैस दस्तयाब नहीं, फार्मर हमारे, अब देखिए हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। अगर आज जो गंदम की बिजाई का वक्त है, जब गंदम बीजी जा चुकी है और हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है और अगर उनको फराम ना की गई तो वो फूड जाहिर है वो बड़ा नुकसान हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब इनसे पीडीएम से राब्ता कर लें कि भाई आप भी 1 महीना पहले कर लें तो मिलके कर लेते हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट पे, बजाय इसके कि आप लोग अलग अलग करें। हम क्या राब्ता करें, हम तो ये समझते हैं कि हम जिस चार्टर के सिग्नेटरी हैं जिस पे उन्होंने भी साइन किया था उस पे अमल दरामद करें तो हम खुशामदीद कहेंगे उन्हें। अच्छा, लेकिन बुखारी साहब आपने भी तो 27 फरवरी की डेट दी है ना, आपने भी 4 जनवरी की कोई डेट तो नहीं दे दी, तो आप भी अभी ये गैप इतना क्यों ले रहे हैं? जी बात यह है कि एजुकेशनल पॉलिटिक्स को आप देखें, अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की देख से तो उसमें एजुकेशन के लिए भी वक्त चाहिए होता है, प्रेपरेशन चाहिए होती है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर सियासी जमातों से बिल्कुल राब्ता, ANP हमारी
एक जमात है जिनके साथ पीडीएम से जिनको लगा हुए और पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं, उनसे भी अप्रोच करने की जरूरत है। सिर्फ ये जरूरी तो नहीं कि हम पीडीएम की जमातों से रब्ता करें, मुल्क में दीगर सियासी जमातें, सियासी कुव्वतें भी हैं, हम उनसे भी रब्ता करेंगे। कुव्वतें तो हैं, लेकिन वही बात है कि मेन स्ट्रीट पावर किसके पास है ये आपको भी पता है। तो ये हिलाली साहब, बुखारी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जो आप लोग लॉन्ग मार्च का सोच रहे हैं, ये धरने में कन्वर्ट होगा या धरने तक महदूद वो लॉन्ग मार्च तक महदूद रहेगा? इस मोडालिटीज इसकी हमने डिस्कस नहीं की करने की, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम जब लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे और जब वो इस्लामाबाद पहुंचेगा तो उस वक्त फिर आप डिसाइड करें। अच्छा, लास्ट में ये बता दीजिए, बड़ी ये बात हो रही है कि जी बाज पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये समझते हैं कि जो नून लीग से इत्तेहाद किया गया पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, ये गलत फैसला था, अच्छा फैसला नहीं था, इससे पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर नुकसान हुआ। क्या राय है आपकी इस पर? अब नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम जब बुनियाद रखी गई थी तो उसका एक ऑब्जेक्ट था, और उस ऑब्जेक्ट में तमाम सियासी जमातें एक पॉइंट पे मुत्तफिक थी, और वो ये था कि हुकूमत से निजात कैसे हासिल की जाए। तो उसके लिए हमने दीगर जमातों के साथ भी तावन भी किया और दीगर जमातों ने हमारे साथ भी तावन किया। सही फैसला था यानी आपकी नज़र में? हम ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो कॉमन ऑब्जेक्ट था उसके लिए हम यकजा हुए, हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, और वो ऑब्जेक्ट यही था कि नए इंतखाबात और इस हुकूमत से निजात हासिल की जाए। आज भी हमारा ऑब्जेक्ट यही है। ठीक है, आप अपने ऑब्जेक्ट पर खड़े हैं, लेकिन आपके साथ बाकी जमातें इस वक्त नहीं खड़ी, और वो कहाँ खड़ी हैं उनके हवाले से फिर किसी वक्त गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया आपका नैयर बुखारी साहब, आपने वक्त दिया हमें। ये थी जनाब नैयर बुखारी गुफ्तगू, जिनका ये मानना है कि पीपल्स पार्टी कुछ कर सकेगी। हिलाली साहब, पीपल्स पार्टी के पास आप कह रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस तो नहीं है सिंध में जिसकी बुनियाद पर वो लोगों को बाहर निकाल सके, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मिल के कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं कि मिल के ही लॉन्ग मार्च कर लिया जाए ताकि एक दूसरे की स्ट्रेंथ से फायदा उठाया जा सके? देखिए, लॉन्ग मार्च में ये पीपल्स पार्टी का पंजाब में आके कुछ इम्पैक्ट करना, इस्लामाबाद तक मार्च करना, ये टोटली बोरिंग, इट इज़ आउट ऑफ एनीथिंग, इसमें कोई दिलचस्पी है ही नहीं। ये मेरे ख्याल में लोगों को याद भी नहीं है, आज एक दिन के बाद भूल जाएंगे ये मार्च हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है, किधर से हो रहा है। मेरे ख्याल में इनकॉन्सिक्वेंशियल टोटली। ठीक है। अच्छा, और मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ हिलाली साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये पीपल्स पार्टी ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये ऐलान किया है, असल में हुकूमत को भेजने के से ज़्यादा वो अपने कारकुन को, अपने वोटर को मोबिलाइज करना चाहते हैं, और वो उनकी ये कोशिश है कि इस तरह से ख़ास तौर पे पंजाब में अवामी टच दिया जाए। इसके लिए सबूत के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि आज उन्होंने अपने एक तर्जमान मुकर्रर किए हैं, जुल्फ़कार अली बदर, जो कि जहांगीर बदर के बेटे हैं। अच्छा। अब मामला ये है कि जहांगीर बदर भी लाहौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ऐसे कारकुन समझे जाते थे जिनको अवामी सतह पे काफ़ी पजीराई हासिल थी। तो एक स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी की ये भी है कि ये तासुर कायम किया जाए कि हम फिर कारकुनों को इज्जत दे रहे हैं और कारकुनों की मदद से हम ये सारा काम करेंगे और उनको अगले इलेक्शन के लिए ये दिखाया जा रहा है। इसीलिए आज बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा है कि अगली हुकूमत हम बनाएंगे। ठीक है, आज उन्होंने आगे चलेंगे, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इमरान साहब, और फिर चीज़ें हैं जिस पर बात ज़रूर करेंगे। आके जहांगीर तरीन साहब भी आज हमें पीएमएलएन के रहनुमाओं में घिरे हुए नजर आए, तो ये कितना सिग्निफिकेंट है इस पर बात होगी। साथ ही साथ पार्टी फंडिंग केस जिसका हमने जिक्र किया, फॉरेन फंडिंग केस का पीटीआई के मामले में, उसकी रिपोर्ट पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक बात है या नहीं, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हुकूमत के चैलेंजेस की बात की जाए तो इकोनॉमिक चैलेंज तो एक है ही, जिस पर हम आखिरी सेगमेंट में ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि उससे हुकूमत कैसे निपट रही है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं जिससे हुकूमत को डील करना है। और उसमें अगर ख़ास तौर पर मैं बात करूं तो जहांगीर खान तरीन साहब, जो कि उनका अपना ही एक आपको मालूम है कैसे रसूख है पीटीआई के अंदर, बहुत सारे अरकान हैं जो उनकी हिमायत में, और उनका एक ग्रुप भी जो सारा मामला आपके इल्म में ही है। आज वो पीएमएलएन के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की साहबजादी की शादी में शिरकत के लिए वहाँ मौजूद थे, और वहाँ पर सहाफ़ियों ने जब उनसे सवाल किया कि जनाब आपका जहाज़ क्या पीएमएलएन की तरफ भी रुख कर सकता है, तो उनका क्या जवाब था, ज़रा सुन लीजिए।
मौका है, शादी का मौका है, और मुबारकबाद देते हैं सारों को। और साथ रफीक साहब जो है मेरे भाई है, फैमिली में रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे, खुशी है शामिल। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूँ ही चलेंगे, जहाज तो हर तरफ जा सकते हैं। तो जनाब बड़े खुशगवार मूड में थे और कहते जहाज़ तो हर तरफ जा सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है। हिलाली साहब से पहले पूछूंगी, हिलाली साहब पीटीआई के लिए, पीटीआई के लोगों के लिए कितना परेशान कौन है? उनको पीएमएलएन के रहनुमा इर्द गिर्द खड़े हैं और हंसी खेल और मतलब मुस्कुराहटें, और फिर जहाज़ भी वो कह रहे हैं किसी भी तरफ जा सकता है। कोई रियल चैलेंज है इस वक्त जहांगीर तरीन का? हाँ, इनका जहाज गिर भी सकता है बहुत जल्दी। अल्लाह रहम करे। देखिए, मुझे सिर्फ ये आ गया है मैदान में, ये इसको बता रहा है सबको कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी जो मेरे दिल चाहे करूँगा, अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के। पता नहीं उसको कोई एश्योरेंस मिला हो कि गवर्नमेंट इतना हाथ हल्का रखेगा, या उसको पता चल गया है कि गवर्नमेंट हाथ हल्का नहीं रखेगा और वाकई उसके साथ इंसाफ होगा, तो फिर वो भी दिखाना चाहता है कि अगर मेरे साथ हाथ भारी रखेंगे तो आपको भी नुकसान होगा। मुझे नहीं पता है इन पॉलिटिशियंस का क्या तरीका है, आई डोंट नो हिम, और ना मैं इतना मैं इंटरेस्ट लेता हूँ कि ये क्या करेगा। एक बात तो पक्का है कि ये सियासतदान है और इसके बड़े दोस्ती हैं हर पार्टीज में, और वो करेगा जो इसके लिए माने इसके चलिए मैं इमरान साहब से पूछती हूँ कि क्या करेगा इमरान साहब। ये एक फॉर्मल मीटिंग थी जो कि आपस में पॉलिटिशियंस की दोस्तियां भी होती है, तो वो चले गए, या इसमें कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज भी था? देखिए, ये पहली बात तो ये कि ये तो एक शादी की तकरीब थी, और क्योंकि ख्वाजा साद रफीक से उनका एक पुराना ताल्लुक भी है तो वो गए उसमें। सियासतदान जाते हैं एक दूसरे की खुशी गमी में, लेकिन वहाँ वो सियासतदान ही नहीं, और ख़ास तौर पे वो समझदार और कामयाब सियासतदान ही नहीं जो इस तरह के मौके से फ़ायदा न उठाए। लिहाजा उसी तरह से जिस तरह से हर कोई समझदार सियासतदान करता है, जहांगीर तरीन साहब ने भी वो ही किया है। और जब मीडिया ने उनसे बात की, देखिए उनकी न्यूसेंस वैल्यू तो है ना, तो उनसे जब मीडिया ने बात की और उनसे पूछा कि जनाब आप बताएं आप क्या करेंगे, क्योंकि जो पीटीआई की हुकूमत जिस तंबू में खड़ी है उसका एक बम्बू जहांगीर तरीन भी है, लिहाजा जहांगीर तरीन से सवाल कि बड़ा रेलिवेंट है, और उन्होंने जो जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक दिया। लेकिन मैं एक समझता हूँ बात कि जो लोग इसको समझते हैं कि जहाज़ उड़ाने के फ़न को, उनको ये भी पता होना चाहिए कि पायलट जितना भी समझदार हो, हिलाली साहब, कंट्रोल टावर की हदायत के बगैर वो अपने जहाज़ की मूवमेंट नहीं करता। तो जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ भी उस तरफ लैंड करेगा जहां कंट्रोल टावर से उन्हें हदायत मिलेगी। तो कंट्रोल टावर तो कह रहा है हम किसी को हिदायत नहीं दे रहे, ना हमें इस मामले में इन्वॉल्व करें। मुझे पता नहीं आप किसको कंट्रोल टावर समझती है, मैं तो जहाज उड़ाने वाले कंट्रोल टावर की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपसे वो बात पूछूं, हम मासूम बन रहे हैं या हैं? माफ करिए, मैं एक अगर कुछ ऐड करूं कि मेरे ख्याल पे वो ये बात जो इमरान कह रहे हैं शायद हो, मगर मैं समझता हूं कि इसका जहाज इंस्ट्रूमेंटिंग लैंडिंग पे है, ये इंस्ट्रूमेंट लैंड करेगा, इनका कोई खास कहना नहीं होगा। अच्छा। लाली साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमने एक दफ़ा प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, मेरी तरीन साहब से जब मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो मुझे उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि देखिए राब्ते मेरे दोनों तरफ हैं, और जहां हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा मैंने अभी पीटीआई नहीं छोड़ी, लेकिन जब छोड़ूंगा तो देखिए सियासतदान ने तो यही फैसला करना होता है कि उन्हें जहां ज़्यादा फिजिबल, क्योंकि वो कहते हैं मैं अकेला फैसला नहीं करूंगा, जो लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं, जो पार्टी उनकी मुशावरत, और खास तौर पर यह कि अगर वो मुस्लिम लीग नून में जाते हैं तो उस सूरत में जाएंगे कि मुस्लिम लीग नून उनसे ये वादा करे कि उनके साथियों को भी वो टिकट देंगे। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि वो जाएं और उनको टिकट भी ना मिले और वो ना पूरी टीम की डील के साथ जाएंगे। अच्छा जी, डील की बात हो ही गई है, तो उस दूसरा जो चैलेंज है पीटीआई के लिए, वो जाहिर है कि कोई पीएमएलएन के साथ कोई डील तो नहीं हो रही, कुछ मामला तय नहीं हो जाएंगे, तो उस पर खुद इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि जी हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी बातें गर्दिश में हैं। उस दिन ISPR साहब, DG ISPR साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने क्लियरली तरदीद कर दी। जाहिर है कि वो इस पे कह भी नहीं सकते कि भाई वो हो रही है कोई बात इस तरह,
लेकिन हम ये सस्पेक्ट भी नहीं करते कि वो कोई गलत बयानी करेंगे। लेकिन इमरान साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कहीं ना कहीं बैकडोर कोई बातचीत है? देखिए, DG ISPR ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ वो 100% ठीक है। उनके इल्म में यही होगा कि कोई डील नहीं हो रही, लेकिन कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हर किसी के इल्म में नहीं होती। हो सकता है कहीं कुछ ऐसा पकड़ा हो जिसका उन्हें इल्म ना हो, लेकिन बतौर DG ISPR मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो बात की है पूरी जिम्मेदारी की होगी और उनके इल्म में यही होगा कि वाकई नहीं हो रही। लेकिन हम क्योंकि कोई खुद तो वहाँ पे यानी शाहिद है नहीं कि हम कहें नहीं जी ज़रूर हो रही है, लेकिन जो हालात हैं, जो बता रहे हैं, जो चीज़ें लग रही हैं, उसमें कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हिलाली साहब, PTI के लिए कुछ आप समझते हैं कि ये रिलीफ की बात है? क्योंकि हर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट आप कर रहे हैं तो जाहिर है आपके मुख्तलिफ इदारों से अच्छे ताल्लुकात होना और उनका सबका एक पेज पर होना आपके लिए जाहिर है कि वो एक सपोर्टिव चीज़ है। तो PTI के लिए ये अब अच्छा जेस्चर मिला है उन्हें उनकी तरफ से कि वो थोड़ा सा इजी फील करें। जी हाँ, एक लिहाज से तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उनको इजी फील करना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ख़ास दिलचस्पी रखती है कि इनको चले जाना चाहिए, इनका वक्त ख़त्म हो गया है, मुल्क की ख़राब मुल्क के लिए अच्छा नहीं है कि ये हो। नॉट एट ऑल। मैं समझता हूँ कि वो वाकई चाहते हैं कि ये अपना टर्म कंप्लीट करें और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू आएँ और जाएँ। मगर मुझे एक बात पे हैरानगी है, नहीं कि इन्होंने क्या कहा, मुझे ये बात पे हैरानगी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ये कहा कि मैंने एक्सटेंशन के बारे में सोच रहा हूं, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के बारे में मैं सोच रहा हूं। भाई, उसको जिक्र करने की जरूरत क्या है? क्यों कह रहे हैं आप कि आप सोच रहे हैं? क्या वजह क्या है? क्लैरिटी से उनका कुछ खैर बहरहाल इस तरह से उनकी शायद मेरा ख्याल है लाली साहब कुछ थोड़ा सा आपको समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो इस तरीके से कोई उनकी नहीं थी स्टेटमेंट। वो कह रहे थे कि जब इसका वक्त आएगा तो फिर हम देखेंगे, अभी कुछ इस पर उनका क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन नहीं, इस स्टेटमेंट का इसको जिक्र ही करने की क्या जरूरत है? किसने सवाल पूछा उनको? क्या सवाल था वो? आई डोंट अंडरस्टैंड। कौन कह रहा है एक्सटेंशन, कौन कह रहा है होना या नहीं होना? ये बात छेड़ने की जरूरत क्या थी? क्या आप नहीं, हिलाली साहब मैं तो कहता हूँ हमें भी अभी ये बात छेड़ने की जरूरत नहीं है। आइए पार्टी फंडिंग केस पर आ जाए। इमरान साहब, कितनी अलार्मिंग है ये रिपोर्ट? कुछ अकाउंट्स ऐसे जरूर पता चले हैं जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है, उनके बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन PTI तो बहुत बगलें बजा रही है। वो कह रही जी फॉरेन फंडिंग तो कहीं से साबित नहीं हुई, तो हम तो उल्टा सुर्खरू हो गए। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने खैर मकदम किया रिपोर्ट। नहीं, आपको याद है जब मुस्लिम लीग नून ने भी बगलें बजाई थी जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया था? ये भी गलत मिठाई खा रहे हैं। ये सियासी लोग देखें, फैसला जो मर्जी आए, सियासतदान का काम ही ये होता है कि उस फैसले को अपने हिसाब से पेश करेंगे, वाह जी वाह हमारी तो कामयाबी है। देखिए, इस फैसले की अगर आप पर्टिकुलर बात करें फॉरेन फंडिंग केस के, तो इसके भी दो पहलू हैं, एक है सियासी और दूसरा कानूनी। पहले अगर हम सियासी पहलू पे बात कर दें तो देखिए, सियासी पहलू इसका ये है कि सियासी तौर पर अब जितना स्मार्टली अपोजिशन चाहेगी उतना गंद डाल सकती है, और जितना इनको गंदा करने चाहेंगे तहरीक इंसाफ को, वो कहेंगे देखें जी इन्होंने ये कर दिया, फंडिंग केस का फैसला आ गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो अवाम में अपना चूरन बेच सकते हैं जितना भी वो चूरन बेचना चाहें। लेकिन अगर आप ये मामला देखें तो एक बात ज़रूर है कि किसी भी बड़ी सियासी जमात और ख़ास तौर पे PTI जैसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करना इतना आसान काम नहीं होता। और दूसरी बात फिर है कि कानून के तौर पर अगर देखें तो कानून में इलेक्शन एक्ट 2017 में कम से कम 2 ऐसी शिक्के मौजूद हैं जिनके तहत PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्या वो, अब मैं अगर आप कहती हैं तो मैं बता भी देता हूँ कि मिसाल के तौर पे इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 204 के सब सेक्शन 3 के तहत किसी भी सियासी जमात को बिलवास्ता या बिला वास्ता हासिल होने वाले फंड्स जो किसी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल या प्राइवेट कंपनी या फ़र्द से हासिल किए गए हों वो ममनुआ फंड्स के ज़मरे में आते हैं। और अगर सेक्शन 204 के सब सेक्शन 4 के तहत ये साबित हो जाए
कि किसी सियासी जमात ने ममनू अजराए से फंड्स इकट्ठे किए हैं तो ये रकम जब्त भी हो सकती है, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है। और फिर दूसरी शिक जो 212 है उसमें फॉरेन एडेड पार्टी को तहलील भी किया जा सकता है, लेकिन ये फैसला करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। और ये हुकूमत वक्त ने रेफरेंस भेजना होता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो फैसला फिर आगे करती है कि इसको तहलील वो बैन करना है या नहीं करना। अब हुकूमत वक्त ही है, जब आपकी अपनी है तो उस पे आगे क्या करेंगे? अपनी हुकूमत है तो वो राइट। हिलाली साहब, इतना सब्सटेंस है इस रिपोर्ट में जिसकी बुनियाद पर जैसे इमरान साहब कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन अपना चूरन बेच सकती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा अच्छे से नुकसान पहुंचा सकती है पीटीआई को। डू यू थिंक सो? यस, बिल्कुल है, इसलिए कि एक स्क्रूटनी कमेटी ने ये रिपोर्ट बनाया है और स्क्रूटनी कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया है और ये इल्ज़ाम इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने लगाया है इस पे पीटीआई पे। हाँ, जवाब भी आ गया है पीटीआई का। वो कहते हैं कि डबल काउंटिंग हुई है पैसों की, नॉन एक्टिव अकाउंट्स को उन्होंने खामखा जिक्र किया है और ये सब उनके जवाब हैं। मगर ये जवाब जो हैं ये उस वक्त देना चाहिए जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसलिए स्क्रूटनी कमेटी ने तो इनके खिलाफ एलिगेशंस कर लिया है और ये सीरियस एलिगेशंस है। सीरियस या ना सीरियस, ये एलिगेशंस कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट, ईसीपी पहले फैसला करेगा और लोग कहते हैं इन्होंने कर लिया है। लोग कहते हैं कि स्क्रूटनी कमीशन का रिपोर्ट डिस्कस किया गया था ईसीपी में और उन्होंने फैसला किया है और ये जो रिपोर्ट प्रिंट हुआ है ये आफ्टर फैसला करने के बाद। तो ये चार्जेस सीरियस हैं। गवर्नमेंट की जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो अब हायर कोर्ट में जाएगा अगर उन्होंने डिसाइड टू परस्यू इट। मगर 3 बातें जल्दी से मैं आप बता दूं। एक, आपको याद होगा कि उसामा बिन लादेन के बारे में कहा गया था कि 13 मिलियन डॉलर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दिया था या देने लगे थे। दूसरी बात है अबरार नकवी के बारे में 20 मिलियन कुछ कहते हैं कि इमरान खान साहब की पार्टी को दिए हैं और कोई 23 मिलियन नवाज शरीफ के पास दिए हैं। और साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि टीएलपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, हालांकि 12 पुलिस वाले को उन्होंने कत्ल किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये सब एलिगेशन सही हैं तो फिर क्या पार्टी बैन हो जाएगी? और अगर पार्टी बैन होगी, क्या आप एक तरफा बैन लगाएंगे? दूसरे पार्टीज के खिलाफ ये एलिगेशंस हैं, ये कोई नहीं है, बिल्कुल हैं और उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की है, सवाल ही नहीं पैदा, बिल्कुल किया है। 1-2 तो मैं खुद जानता हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि क्या आप सबको बैन करके जमहूरियत को खत्म करना चाहते हैं, या बेहतर ये नहीं है कि आप वो करें जो पूरे दुनिया में होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में $2 बिलियन खर्च होते हैं इसलिए कि कॉर्पोरेशंस कुछ पैसे दे सकते हैं। जर्मन स्टेट इलेक्शंस में क्या होता है कि जितने वोट मिलते हैं उतने आपको मार्क या डॉलर मिलते हैं। भाई गवर्नमेंट क्यों नहीं फाइनेंस करती है पॉलिटिकल पार्टीज को? हिलाली साहब, गुजारिश ये है, तो जो मैं समझता हूं कि दिस हैज टू बी वर्कड आउट। जी हिलाली साहब, जो आप कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें कानून में तरमीम करना पड़ेगी और वो तो फिर कानून साजी हो तो वैसा हो। लेकिन ये रिपोर्ट आई है अभी 2008 से 2013 तक की। अच्छा, अब अभी वो रिपोर्ट आनी है जो 2013 से 2018 तक की, और आपको याद होगा कि उसमें धरना भी था, वो सारे मामलात में। वो जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें मजीद चीजें सामने आएंगी। और फिर ये कि आरिफ नकवी साहब की जिस कंपनी का आपने जिक्र किया, उन्होंने 21 लाख जो थे डॉलर वो दिए और वो भी चीज आ गई इस रिपोर्ट में। अब मामला ये है कि ये एक तरह से सारी सियासी जमातें जो हैं उनमें फंडिंग तो होती रही है, लेकिन इसमें सिर्फ इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कानून साजी ऐसी कर दी जाए जिसमें फिर कम से कम जो फंडिंग हो वो पार्टी पे लगे
वो पार्टी के जो लीडर हैं उनकी जेबों में ना चली जाए। यहाँ तो होता ये है कि लोगों से पैसे और फिर ये भी बात बड़ी साहिब है हिलाली साहब की कि फिर अगर आप लेके आ रहे हैं कोई एक चीज कर रहे हैं किसी एक की, तो फिर आप उसको अक्रॉस द बोर्ड करें ताकि किसी को भी मौका ना मिले उंगली उठाने का अगर कोई कार्रवाई हो रही है। तो ये एक इसमें मैं यही कह रहा हूँ ना कि 2013 के बाद 2014 से 18 वाले भी तहकीकात कराई जाएं, बिल्कुल कराई जाए ताकि वो भी चीजें सारी चीजें जो है वो सामने आए। और फिर अगर आप एक दफा इसको मिसाल बनाएं तो फिर शायद आगे से इस चीज के लिए भी कोई चीज हो। लास्टली इमरान साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर पूछूंगी। इमरान खान साहब ने जो 3 माह है अगले बड़े अहम करार दिए हैं, वो शेख साहब के साथ बैठे हुए थे तो उनके जेरे असर करार दे दिए या कोई खास बात है? नहीं, वाकई मैं भी समझता हूँ कि अगले 3 माह काफी अहम है। इसमें कुछ फैसले भी होने हैं और फिर मुआशी सूरत हाल जो है मुल्क की और ये चीज़ें, और फिर अपोजिशन जिस तरह से तेजियां दिखा रही है और ये जो डील की सारी बातें, इस सारी बातों को अगर आप देखें तो वाकई अगले 3 माह बड़े अहम है। अच्छा, चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं और अगला हमारा भी बड़ा अहम है जिसमें हम खास तौर पर इकोनॉमी का जो चैलेंज दरपेश है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जनाब इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, तो ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी अच्छी है और सिर्फ हम उसको सही से बता नहीं सके हैं। और ये उनका स्टांस है कि बल्कि उन्होंने जो तारीखी कामयाबी हासिल की है जो 3 साल में, अगर मईशत के महाज पर देखा जाए, किस हद तक उनकी बात रेलेवेंट है आज के हकाइक के साथ और क्या उनका मकसद है ये कहने का, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मैक्रो इकनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप का इजलास हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाया जाए जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल, और साथ ही ये भी कहा कि हुकूमत के 3 साल मुआशी कामयाबी की कहानी है। ये कहा जा रहा है कि जी जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के वो तो अच्छे हैं, महंगाई ज़रूर हुई है लेकिन ज़ाहिर है वो पूरी दुनिया के मुकाबले में बड़ी कम है। तो कितना रेलेवेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान जब हम देखते हैं कि आम आदमी जो है वो बड़ा परेशान है महंगाई से? कह सकते हैं हम कि उनकी बात दुरुस्त है कि सही तौर पर मीडिया में आगाही नहीं दी जा सकी, आवाम में आगाही नहीं दी जा सकी उनकी मईशत के ऊपर जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, जो तरक्की की है। जान लेते हैं जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब जो मईशत हैं, मारूफ माहिर मईशत हैं, तो उनसे जानते हैं कितना रेलेवेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान। डॉक्टर साहब, कितना हकीकत से करीब तार है? एक जानिब उनके दावे हैं कि मईशत अच्छी है, दूसरी जानिब महंगाई है। देखिए, मईशत अच्छी है और दूसरी तरफ महंगाई है, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं ना। महंगाई में 2 चीजें हैं जिसने बड़ा रोल प्ले किया है। एक तो यह है कि आलमी मतलब दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है पेंडेमिक की वजह से, तो और भी बहुत सारे कमोडिटी के प्राइसेस वगैरह ये सारे बढ़े हुए हैं, तो उसके असरात हम पे भी पड़ रहे हैं। जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर उसके असरात पड़ते हैं। इसी तरीके से हमने बहुत बड़े पैमाने पे अपने एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू किया, उसकी वजह से भी महंगाई हुई है। क्योंकि डिवैल्यू, आपको पता है कि जब रुपए के कीमत में कमी होती है तो उसके असरात जो है सारी दुनिया में पड़ते हैं, वो सारी मईशत में पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में हुआ तो एक तो आलमी मंडी में चीज़ों की कीमतें बढ़ी हुई है, दूसरा हमने इसी कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाना, तो ये हो गया। एक्सचेंज रेट ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, डिप्रिसिएशन ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो ये लेकिन डॉक्टर साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि हम सही तौर पर अपनी जो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जो हमने परफॉर्म किया है, वो हम बता ही नहीं सके आवाम को। ये मसला बताने का है या फिर कहीं मसले पॉलिसी के भी? ये आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अगर ज़्यादा बेहतर हो आवाम के सामने, तो वो फिर आवाम को समझाना पड़ता है कि ये क्यों हो रही हैं। हमारे होता है कि जो लोग जो वज़रा हैं या इनके तर्जुमान हैं, जब ये वहाँ होते हैं, अब मीडिया के सामने आते हैं, ये खुद ही इनका बॉडी लैंग्वेज जो है कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। तो वो दूसरे उन पर जब हावी हो जाते हैं। एक दूसरा ये है कि ये सारे इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, मुख्तलिफ इसमें आए हैं, घबरा जाते हैं, फिर उनको बता जाते, वो घबरा जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप मेंबर भी हैं एडवाइजरी काउंसिल के, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ये काउंसिल है, आप लोग क्या करने आगे जा रहे हैं सूरत हाल को इम्प्रूव करने के लिए? कुछ ना कुछ तो आज अहम फैसले या कुछ सजेशंस तो टेबल पे आई होंगी ना?
देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि वजीर आजम साहब को बहुत ज्यादा कंसर्न है कि ये हम आवाम पे काफी इसके असरात पड़े हुए हैं महंगाई के, उनको बहुत कंसर्न है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत कम देखा है किसी वजीर आजम को कि इतने ज्यादा वो इकोनॉमी पे मीटिंग कर रहे हों। तो ये जो कल भी हमारी एक मीटिंग हुई है जिसका मैं देख रहा हूँ, क्लिप आपके इसमें से भी चल भी रहा है, तो उनमें कंसर्न है बहुत ज्यादा कि इसको किस तरीके से किया जाए। लेकिन दुनिया के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, एक तरफ पैंडेमिक है और दूसरी तरफ जो है वो तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं, और तीसरी वजह यह है कि चूंकि हम IMF में गए हैं तो उनके कई कंडीशंस हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ रहे हैं। ये तीनों चीजें मिलके उनके हाथ को जो है वो उतना ज्यादा बांध दिया गया है। लेकिन कोशिश वो बहुत भरपूर करने की कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में 1 से 2 महीने और लगेंगे उनको, तो आप उसके बाद देखेंगे कि चीजें कुछ बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, कुछ रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद। जी हिलाली साहब, आपका कमेंट, आपके करीब बात की है वैसे। देखिए, मैं बता डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। आई एम ग्लैड कि वो फॉरेन एडवाइजर, ये फॉरेन इकोनॉमिस्ट ग्रुप में हैं, मगर जाहिर है वो ग्रुप में है। मैं कोई तल्ख बातें करना चाहता हूं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब को 3 साल हो गए हैं जो उन्होंने नहीं किया है जो करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको पता है कि ये 14% जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में, वो चलेगा नहीं। कम से कम आपको 28% करना चाहिए जितना हिंदुस्तान और बांग्लादेश करता है। तो आप मुझे बताएं, ये प्राइवेट चाइनीज गवर्नमेंट जो आके इधर इन्वेस्ट कर रही, बड़ी अच्छी बात है, वो बड़े हमें मदद कर रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट कोऑपरेशन रोड्स और पावर में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर चाइनीज प्राइवेट कंपनीज तो बिल्कुल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब के आपके रेगुलेशंस और आपके टैक्स रेट्स और आपके पावर चार्जेस ऐसे हैं कि कोई आएगा ही नहीं। तो इतना बड़ा फायदा जो आपको हो सकता है चाइना में, वो आप नहीं उठा रहे हैं। ये 3 साल से ये मामला चल रहा है। जो भी बहाने नहीं, जो भी वजह हो और सही भी हो, जायज भी हो, फैक्ट इज ये रिकग्नाइज करो और इस पे काम करो। दूसरी बात, अगर मैं आपको दे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आप बनाने लगे, कितने काम कर रहे हैं इस वक्त? 0। क्यों 0? टैक्स नहीं है ठीक, लॉज फॉरेनर्स के बारे में ठीक नहीं है, रेगुलेशंस ठीक नहीं है, ठीक। तो प्राइसिंग के ऊपर आप कहते हैं कीमत वो रखें, तो ये वो कमियां हैं जिन पर बात की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके हिलाली साहब जो आपने उठाए हैं। लेकिन इमरान साहब वो तो उम्मीद दिला के गए 2 महीने में सूरत हाल कुछ क्या उम्मीद दिला के गए हैं? मुझे 2 महीने में अब देखिए, यही तो बात है कि जो आते हैं ना, डॉक्टर साहब ने कोई वाजे बात नहीं की, कहते अच्छा अगर हो गया 2-3 महीने में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हमें ये सुनते 3.5 साल होने को, हर नया वजीर खजाना आता है कहता सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, अमलन होता कुछ नहीं। और जो वो गिला कर रहे थे जी डी वैल्यू का, तो डी वैल्यू मैंने किया, आपने तो नहीं किया। डी वैल्यू तो आपकी हुकूमत ने किया। आप एडवाइजरी बोर्ड में आप उन्हें बताते कि जनाब ये ना करें, इस तरह करेंगे तो नुकसान होगा। देखिए, एक आम आदमी जो है वो तो इससे मुतासिर हो रहा है ना। सिर्फ 1 साल में डॉलर की जो कदर है उसमें 16.83% इजाफा हुआ। मुझे आप ये बताएं कि ये कम है, यानी तकरीबन 17 रुपए जो महंगा हो जाए तो ये कम तो नहीं है। अब मामला ये है कि ये चीज़ें हुकूमत के ही करने की है, मेरे या आपके नहीं। मैं तो बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि मेरे तो हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब हैं, मैं बड़ी माजरत साथ इमरान खान साहब से ये कहूँगा कि अगर इन 3 सालों में ये आपकी मुआशी तरक्की है तो फिर अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को आपकी मुआशी नाकामी से महफूज रखे। क्योंकि अगर तरक्की में सूरत हाल ये है तो खुदा ना खास्ता मुआशी नाकामी होगी तो फिर तो तुम मारते हो कि जिंदा ही सब मामला देखे ना। ये तो मामला ये है। असल में मैं ये समझ रहा हूँ कि हो ये रहा है कि दूसरे तमाम जो हुक्मरान हैं उनकी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी जो लोग रिपोर्ट देते हैं, जो उनके पास होते हैं, जो उनके आँख और कान होते हैं, उन्होंने ये बता दिया कि जी शहद और दूध की नहरें बह रही हैं, और उनको ये फैक्ट एंड फिगर्स में उलझा दिया जाता है कि वज़ीर आज़म समझते हैं कि वाकई यही सूरत हाल है। एक्चुअल में ऑन ग्राउंड सूरत हाल उससे डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम है या नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको चाहिए कि मामलात को सुलझा के खुद चीज़ों को एक्सप्लेन भी करें। जी लाली साहब, लास्ट कमेंट। जी
देखिए, पहले चीज जल्दी से एक फैसला करें कि दो किस्म के प्लानिंग होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अफसोस ये है कि जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है 10 साल कोई पार्टी पावर में नहीं रहता है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये नहीं करते। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है उस पर ज्यादा जाते हैं, और इन्होंने अच्छा शॉर्ट टर्म प्लानिंग किया है। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन, चलिए इलाज साहब, इस पे हम फिर ऑनगोइंग बात चलती रहेगी हमारी। अभी वक्त खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह फिर हम इस पे ज़ाहिर इकोनॉमिक सूरत हाल पर बातचीत करते रहेंगे और आपको आगाह भी करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।